नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हिंदी ऑनर्स यूट्यूब चैनल। आज कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के जो इतिहासकार हैं वो किस किस पद्धतियों से इतिहास लिखे हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला आता है वर्णानुक्रम पद्धति, जिससे गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने लिखा। उसके बाद फिर आता है कालानुक्रम पद्धति, जिससे ग्रियर्सन ने लिखा, जिससे मिश्र बंधुओं ने लिखा। उसके बाद आता है वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति से गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। उसके बाद विधेयवादी पद्धति आता है, जिससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। और उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा हम लोग आज देखेंगे कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से शुरू होती है और कैसे कैसे आगे बढ़ती है। तो हम लोग देखेंगे कि गारसा दत्तासी, कल इनका नाम हम लोगों ने जाना था। सब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा इन्हीं से शुरू होती है। इनकी जो पुस्तक है इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ये 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रथम खंड 1839 ईस्वी में आई और द्वितीय खंड 1847 ईस्वी में छपा। यह पुस्तक जो है वो दो भागों में विभक्त है, जिसका पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे देखते हैं। इस्तवार दलाल लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक में गारसा दत्तासी ने हिंदी एवं उर्दू कवियों का वर्णानुसार विवरण प्रस्तुत किया है। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसमें कवियों एवं रचनाओं का विवरण काल क्रमानुसार नहीं दिया गया है। कवियों एवं रचनाओं का युगीन परिस्थिति के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया गया है। ये जो है ना, इनकी इतिहास लेखन में कमियां हैं। कमी क्या है? काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है, तो ये तो कमी ही है। कवियों एवं रचनाओं के विवरण काल क्रमानुसार नहीं है, वर्णानुक्रम पद्धति में है, इसलिए भी गलत है। कवियों एवं रचनाओं का युगीन परिस्थिति के अनुसार मूल्यांकन भी नहीं किया गया है। तो ये सब इनकी रचनाओं में रचना में जो इनका ग्रंथ है इतिहास हिंदी साहित्य का, जिसमें ये सब कमियां हैं। आगे देखते हैं। दूसरे इतिहासकार हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से एक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ 1883 ईस्वी में आया था इनका, जो जिसमें 1000 कवियों का जीवन क्रम एवं कविताओं का उदाहरण है। शिव सिंह सेंगर जो हैं, उनकी रचना क्या है? शिव सिंह सरोज है, 1883 ईस्वी में आई थी। इसमें 1000 कवियों का जीवन क्रम वर्णित है। आगे देखते हैं। तीसरे स्थान पे जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकार हुए, उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम है दी वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। यह पुस्तक जो है इस पुस्तक का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। कोई भी पत्रिका होती है उसमें विशेषांक निकलता है। आजकल की भी जो पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, जिसमें विशेषांक के रूप में किसी लेखक की रचनाएं आती है, उसी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका थी उसके विशेषांक में इनकी ग्रंथ का प्रकाशन किया था इन्होंने। इस ग्रंथ में 11 कालखंडों में विभाजित किया गया। देखिए, हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल खंडों में बांटने का श्रेय इनको जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम आदि काल को चारण काल कहा है और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, और ये इनकी उपलब्धि मानी जाती है, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहना। रचनाओं का युगीन प्रवृत्ति के आधार पर मूल्यांकन करने का इन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया है, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा गारसा दत्तासी, उसके बाद शिव सिंह सेंगर, उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन, उसके बाद हम लोग मिश्र बंधु को देखेंगे। मिश्र बंधु भी एक हिंदी साहित्य के इतिहासकार हुए, जिनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद, 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रथम 3 खंड का प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में इनका हुआ था।
मिश्र बंधु 3 भाई थे। कल के वीडियो में हमने बताया था कि मिश्र बंधु में कौन कौन से हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जा कर के सबसे पहला वीडियो देखिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, मिश्र बंधु में कौन कौन से भाई हैं, तीनों भाई का क्या क्या नाम है। तो आगे देखते हैं। प्रथम मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ। चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को 8 भागों में बांटा है, ठीक है। और इन्होंने तुलनात्मक पद्धति का भी इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। आचार्य शुक्ल ने अपने जब हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था तो उसमें बताया है कि अपने रीति काल में जितने भी कवि हैं उनका कवि परिचय, जीवन परिचय मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। और मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें 5000 कवि का जीवन वृत्त मिश्र बंधु विनोद में प्रस्तुत किया गया है। मिश्र बंधुओं के बाद आते हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कल हमने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार माने जाते हैं। इन्होंने जो कहा है वो महत्वपूर्ण ही कहा है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यदि आपके पास हो सकता है कि गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ आपके पास न हो, शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ न हो, आपके पास ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ न हो, लेकिन यदि आपके पास रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ नहीं है तो आपका हिंदी साहित्य के स्टूडेंट होना न होने के बराबर माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इनकी पुस्तक हुई थी प्रकाशित। जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ आज हम लोग देखते हैं वो दरअसल हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी, जो आगे चलकर हिंदी साहित्य का विकास के नाम से और उसके बाद आगे चल के 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। रचनाकारों के इतिवृत्ति के बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया, क्योंकि इनके पहले जितने भी इतिहासकार हुए, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, उन लोगों ने रचनाकारों के इतिवृत्त पर बल दिया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रचनात्मक वैशिष्ट्य पर बल दिया। और यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इन्होंने विधेयवादी पद्धति से अपना इतिहास लिखा, जिसको कल में हमने बताया भी था। और विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में इतिहास के विशेष को विश्लेषित किया। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो आप ले लीजिए, और ये सब जो मेरा नोट्स है उसको आप अपने नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। आप इसको लिख करके, एक बार वीडियो नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 3 बार 5 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो अगले इतिहासकार हैं उनका नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, और इनकी इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, जो 1938 ईस्वी में आया, ठीक है। इनकी इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या है कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल यानी कि 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही स्थान दे पाए थे। तो इनके इतिहास में कई बार पूछा जाता है कि आचार्य राम कुमार वर्मा जो है उनके इतिहास ग्रंथ में कितने वर्षों का इतिहास संकलित है, तो 1000 वर्षों का इतिहास संकलित है। 693 से शुरू होकर 1693 तक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। इनकी एक और उपलब्धि मानी जाती है कि ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा है और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अपभ्रंश साहित्य को इतिहास में शामिल करके संधि काल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। यह भी इनकी उपलब्धि है। पहले के इतिहासकारों ने, जैसे रामचंद्र शुक्ल को ही लिया जाए, तो अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य की हिस्सा स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर, लेकिन इन्होंने उसको स्थान दिया है और उसके बाद उसके संधि काल शीर्षक के अंतर्गत रखा है। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल भी कहा है, इन्होंने उसका नामकरण किया। हम आगे काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे तो ये सब विस्तार से देखेंगे अगले वीडियो में ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य राम कुमार वर्मा के बाद
एक महत्वपूर्ण इतिहासकार आते हैं जिनका नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने 3 पुस्तक हिंदी साहित्य इतिहास के रूप में लिखी है, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आई, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 ईस्वी में आई है। इनका उपलब्धि क्या है ना कि आदिकाल का स्वरूप निर्धारण किया है, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों को भक्तिकालीन संत काव्य धारा का संबंध उद्घाटन किया है, हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत और प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि इनकी इतिहासकार के रूप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनकी रचनाओं, उनके उपलब्धि को देखा गया। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा को देखे, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल को, उसके बाद मिश्र बंधु को, जॉर्ज ग्रियर्सन और गारसा दत्तासी से लेकर हम लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी तक के इतिहास की जो परंपरा है इतिहास लेखन की उसको देखा। वैसे तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा बहुत लंबा चौड़ा है। इनके बाद बहुत सारे इतिहासकार हुए, लेकिन उनका ग्रंथ इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहासकार जितने भी हुए और उनका ग्रंथ और उनका प्रकाशन वर्ष भी दूंगा मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में। लेकिन अगला वीडियो होगा काल विभाजन और नामकरण का। हिंदी साहित्य के इतिहास जो ग्रंथ है वो उसका काल विभाजन कैसे किया गया और उसका नामकरण क्या क्या दिया गया, कौन विद्वान ने किस काल को कब से कब तक माना है और किस काल को क्या नाम दिया है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ हर एक बिंदु पे यहाँ पे चर्चा की जाएगी और आपको अपने किसी भी एग्ज़ाम जो आप देंगे हिंदी साहित्य से संबंधित उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। और आप इस वीडियो को अपने हिंदी से ऑनर्स कर रहे, हिंदी साहित्य से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।